सभी के लिए राधे राधे राम राम। देखिए, आज जो आपका पेपर हुआ है एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों का, हम लोग यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट हो, तो जिसमें डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, देखो आज का ही ये पेपर, ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो 21-23 सेशन चल रहा है वो, और 28 तारीख को आज हुआ है पेपर आपका। और ये पेपर है प्री सर्विस और इन सर्विस वाला, यानी पेपर फर्स्ट का बी पार्ट 301B। याद रखना, ये मेंस एग्जाम है, ध्यान रखना। तो आपको पता है आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया था, और 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। कितने? 80। 100 प्रश्न थे, 100 में से 80 आपको करने थे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है आपका, और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो इस तरह आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आज। तो देखो, चलो चलते हैं, देखते हैं इसको, है ना। और किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देखा जाएगा उसको दोबारा। देखो, ये लिखा है, किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है। देखो, पहले ही प्रश्न पे है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है हम पहले ही प्रश्न पे, क्योंकि किसी ने इसका आंसर एरिस्टोटल बताया और किसी ने इसका रूसो बताया है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमको बहुत क्लियर इसमें नहीं है। ठीक है, पहले ही प्रश्न में तो किसी ने एरिस्टोटल और किसी ने रूसो बताया है। दूसरा देखिए, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। ठीक है, आगे देखिए, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता है? तो गुरुकुल की व्यवस्था तो यूं तो शिष्य, समाज, आचार्य, राज्य सबके द्वारा होती है, लेकिन गुरुकुल का जो मुख्य रूप से व्यवस्थापक होता है, जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट पूरा संभालता है, वो आचार्य जी होते हैं। ठीक है, और आचार्य जी के कहने पर ही सारा काम विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, तो आचार्य। अब आगे देखिए, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब लिखा? देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैकाले का जो विवरण पत्र था वो 1835 में लिखा था। ठीक है, 1834 में वो आया था यहाँ, 1835 में उसने विवरण पत्र लिखा। आगे देखते हैं, ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2001 में। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो अनुच्छेद 21 का ए पार्ट है, अनुच्छेद 21 का ए है, जो अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ जुड़ा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। साथ में देखिए, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? तो ये 1937 की बात है। कब किया था? 1937 की बात है ये। विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा था? तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने कहा था ये, विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, चलो। राधाकृष्णन उसका आंसर है, ये देखिए। संवैधानिक मूल्यों में शामिल है, तो फ्रीडम और सेकुलरिज्म और इक्वलिटी सब ठीक है, डी आंसर। आगे देखिए, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई इसमें शुरुआत? तो इसमें 1962 से हुई। ठीक है, 1962। कहीं कुछ डाउट हो तो बता देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। ओके, एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए थे। कब खोले गए थे? एनसीईआरटी ने 1963 में क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले थे। ओके, 1961 में ये बनी थी, 1963 में इन्होंने क्षेत्रीय विद्यालय खोले थे एनसीईआरटी ने। ये देखिए, एनसीईटी का संबंध है, तो एनसीईटी का आप जानते हैं कि शिक्षक शिक्षा से है, टीचर एजुकेशन से इसका संबंध है। एनसीटीई के बारे में बात की जा रही है। एनईपी 2020 की रूपरेखा क्या है? तो 5+3+3+4 है, सी आंसर इसका। अरे सी नहीं भैया, 5+3+3+4 है, यानी कि बी है इसका आंसर। 5+3+3+4। चलो आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 6 हैं। कितने हैं? इसके 6 कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आगे जो आपका पेपर रिसर्च का है उसका यहाँ पर डाला जाएगा, फिर अभी कल डाला जाएगा
प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, चैनल को आगे बढ़ाते रहोगे तो हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए और हमको भी अच्छा लगेगा। और आप लोग केवल देख के निकल लोगे तो कोई मतलब नहीं फिर हमारा मेहनत करने से, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए आप। ये देखिए इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे पहले ये लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि उसका शरीर खराब है, शरीर में विकलांगता है, तो उसे कहते हैं दिव्यांग। अंगों में तो विकलांगता है, दिव्यांग। कुछ बच्चों ने अक्षम इसका लगाया होगा, लेकिन अक्षम उसे कहते हैं हम जो पढ़ने में अक्षमता प्रकट करे, बोलने में अक्षमता प्रकट करे, जो डिसेबल्ड हो, है ना, अफेजिया हो, जिसे इस तरह से जो अंदरूनी चीज जो होती है उसमें परेशानी आए उसको बोलने में, और कभी वाज को सा लिख रहा है उस तरह से ना, तो उसे कहते हैं अक्षमता। लेकिन ये क्या है, ये दिव्यांगता है, क्योंकि शरीर विकलांगता है ना, शरीर में विकलांगता है इसलिए। आगे देखिए, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण का कौशल नहीं है? तो इसमें कौन सी चीज नहीं है जो आपकी स्किल में आती है, माइक्रो टीचिंग में? तो जो लाउड स्पीकिंग है ना, ये नहीं आती इसमें माइक्रो टीचिंग में। बाकी रीइंफोर्समेंट, इंट्रोडक्शन, ब्लैकबोर्ड स्किल, सारी चीज आती हैं, लेकिन लाउडली जोर से बोलना नहीं आता है। देखिए एनसीईआरटी, द मेन फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का मेन फंक्शन क्या है? इसका आंसर आप लगाएंगे डी। ठीक है, क्या लगाएंगे? डी। सारे काम करती है एनसीईआरटी, अनुसंधान भी करती है, प्रशिक्षण भी कराती है, ये सब कुछ सारे काम करती है एनसीईआरटी। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बताइए 52 में हुआ था, 1952। बी लगाएंगे इसका। 21 देखिए, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये देखिए, शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का कार्य क्या है भैया? सकारात्मक सोच रखो, जितना भी समुदाय है आप उसको नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, है ना, लीडरशिप कर सकते हैं उसके लिए, और समाज की कुरीतियों की आलोचना की जाती है। तो उपरोक्त सभी, डी होगा इसका आंसर। क्या होगा? डी होगा। पुस्तक ये लाइफ डिवाइन लिखी किसने थी? तो ये लिखी थी अरविंदो ने। किसने? श्री अरविंदो ने। लाइफ डिवाइन किसने की? श्री अरविंदो ने। यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे प्रोफेसर भटनागर जी। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रोफेसर भटनागर। ये देखिए, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? यानी कि जो मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात कही थी, मल्टीपर्पज की, तो वो दिया था मुदालियर आयोग ने, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, आंसर इसका ए होगा। ठीक है, कोठारी आयोग नहीं है, इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिसने मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात कही थी। भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? तो इसमें आप सारी चीजें लगा सकते हैं, आंसर इसका डी। ओके, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। जो समकालीन मुद्दा नहीं है वो सी देखो, सी देखो एक बार, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। पूरा प्रश्न देखो, पूरा आप देखो, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, समकालीन मुद्दा नहीं है पूछ कहा जा रहा है इसमें, तो आप लगाइए सी आंसर इसका। ठीक है, आगे देखिए 28वां, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसका जो मेन गोल है वो क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना, शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। सारी चीज ही है इसमें, वैसे तो गुणवत्ता वाला तो मुख्य है ही, उसके अलावा भी ये सारी चीज इसमें सही है, तो उपयुक्त सभी, डी आंसर सही इसका। मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो, ये मदरसा और मकतब जो लिखा हुआ है, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज थे मदरसा और मकतब में, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत प्राइमरी से होती है। तो ये जो मकतब है ना, मकतब, ये प्राइमरी स्कूल था, ये क्या था? प्राइमरी स्कूल। लेकिन जो मदरसा था उसमें हायर एजुकेशन की बात की जाती थी, उसमें हायर एजुकेशन होती थी, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो मकतब होगा, मदरसा नहीं होगा, वो होगा मकतब। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत की बात की जा रही है, तो प्राइमरी मकतब में होता था और शुरुआत प्राइमरी से तो होती है। उपनयन संस्कार संबंधित है, सबको पता होगा कि वैदिक काल से संबंधित है ये। आगे देखिए, उस संस्था की पहचान कीजिए जो कि भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। किसके लिए?
शिक्षा के व्यवसायिक विकास हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सी है, इंग्लिश वर्जन में देखिए एक बार, एनसीईआरटी, एससीईआरटी है, एनसीटी है और डाइट है। तो ये सीएसआर वाला आएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर होगा बी, आंसर लगाएंगे आप बी, क्योंकि नहीं है पूछा तो बी लगाएंगे। IASE इसका फुल फॉर्म क्या है IASE का? आंसर होगा इसका सी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। आंसर लगाएंगे आप सी, ओके। चलिए यहाँ देखिए, पी जैक्सन के द्वारा शिक्षण के 3 चरण दिए गए हैं। इन्होंने 3 चरण दिए थे शिक्षण के, पी जैक्सन ने। तो इनमें कौन सा है जो नहीं है उनका, जो उन्होंने नहीं दिया हो? तो देखिए पोस्ट, प्री और इंटरएक्टिव तीनों थे, लेकिन अंडर एक्टिव नहीं था। तो आंसर इसका होगा डी, आंसर लगाएंगे डी, अंडर एक्टिव। सतत शिक्षा के अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा शामिल है। 34वां देखिए, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा शामिल है, तो इसमें लगाएंगे आप डी, उपयुक्त सभी। एमओयू का पूरा नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका लगाएंगे आप ए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको देखिए, लेटेस्ट बीएड सिलेबस इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, किसके द्वारा शुरू किया? ये लेटेस्ट जो बीएड का सिलेबस है वो किसने बनाया इस बार नया जो बना है? तो ये बना है एनसीटीई द्वारा, ठीक है, एनसीटीई। ये देखिए, इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह मुहैया कराता है, क्या कराता है भाई? स्कूलों में सारी गतिविधि मुहैया कराता है, प्रशासनिक पकड़ भी, दोनों सही है इसका आंसर, यानी आंसर होगा सी, आंसर लगाएंगे सी। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अनुरूपता आकस्मिक प्रतिभाग किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो आपको एक बात और बता दूं पहले, कि हमने जो पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, बहुत सारे आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, काफ़ी प्रश्न फंसे हैं। तो आगे भी जो पेपर आपके होंगे उनके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की तैयारी करा दी जाएगी, उनसे पढ़ना, उससे काफ़ी हद तक फंसने के और चांसेस हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने दोनों वीडियो देखे होंगे 301 की, उनको आज के पेपर में काफ़ी हद तक फायदा हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत फंसे हैं उसमें से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए, और लाइक शेयर जरूर करना, जैसे हमको थोड़ा सा अच्छा लगे, हम करने के लिए इच्छुक हों फिर, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अनुरूपता आकस्मिकता प्रतिभाग किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट स्टेक के द्वारा, आंसर ए। शिक्षकों की निपुणता का सूचक है, तो जो शिक्षकों की जो टीचिंग होती है ना वो इफेक्टिव होती है, तो वही पता पड़ता है कि हाँ ये वाला टीचर अच्छा है, ये तो इसकी टीचिंग इफेक्टिव है तो अच्छा लगता है, और लगता है कि वास्तव में हाँ ये टीचर बहुत योग्य है, ओके। अच्छा एक बात और, कि अभी कुछ बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन का हुआ था पेपर आज, तो देखो एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर हमारे पास है नहीं, है ना, इसलिए हमने सॉल्व नहीं कराया यहाँ पर, तो उसको भी कराएंगे, टेंशन मत लेना, उसको भी हम कराएंगे 3 तारीख के बाद उसको कराएंगे, ठीक है। आपके ये पूरे पेपर हो जाएंगे तब एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर हमको बीच में टाइम मिलता तो हम बीच में करा देंगे, क्योंकि वो पेपर है भी नहीं हमारे पास, वो मंगाना पड़ेगा तब जाकर कुछ हो पाएगा, तो इसलिए उसको नहीं करा पा रहे हैं अभी हम। यहाँ देखिए, और कल आपका रिसर्च वाला पेपर जो प्रीवियस ईयर के वो यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। ये देखिए, साइकोमोटर डोमेन का वर्गीकरण किस वर्ष में दिया गया था? जो साइकोमोटर का दिया गया था ना, देखो कहीं लिखा है 1969 और कहीं लिखा है 72, तो इसमें 72 सही माना है, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, ठीक है, सिम्पसन ने दिया था 1972 में। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो इसका जो आंसर है ना, इसका मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर जो है इसका मुख्य रूप से जो सही होना चाहिए वो ए है, पुरानी पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु, लेकिन बाकी जो आंसर है उनको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई ये पाठ्यक्रम तब निर्माण किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम से जितने लोग फलीभूत होने वाले हैं, या जितने लोग संबंधित हैं, या जितने लोग उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने वाले हैं, तो उनको परेशानी ना हो, और दूसरा वो प्रशासनिक कार्यों के लिए नियमन भी कर सकें, मतलब सारी चीजें देखी जाती है उसमें, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता भी हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पाठ्यक्रम मूल्यांकन के बाद हमें पता चलती हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को भी नकार नहीं सकते हैं, पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु भी नहीं नकार सकते, और व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने हेतु और प्रशासनिक नियमन हेतु इसको भी नहीं नकार सकते। तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। अब ये लोग जाने चेक करने के बाद कि
टीचर क्या इसका सही आंसर मानेंगे वो जाने, लेकिन आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर न आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये तो हमने आपको दोनों वीडियो में बता ही दिया है कि अगले कालांश से उत्तर बताने के लिए कहना चाहिए। देखिए आंसर होगा ये देखिए, सेवा पूर्व अध्यापन का प्रारंभ शिक्षण कार्य से होता है। आप प्री सर्विस में हो तो आपका जो प्री सर्विस का जो टीचिंग चल रही है, प्री सर्विस की जो टीचिंग चल रही है वो आपकी कब स्टार्ट होगी, आपकी टीचिंग जॉब के बाद होती है पहले होती है। तो प्री सर्विस का मतलब टीचिंग से पहले है ना, तो उससे पहले होगी। देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण में छात्र अध्यापक की अनेक क्या उपलब्ध कराए जाते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण चलता है ना, उसमें छात्र अध्यापक को अनेक टेक्नोलॉजी से परिचित कराया जाता है। टास्क भी इसमें सही है, लेकिन अनेक टेक्नोलॉजी से परिचित कराते हैं, ये ज्यादा मुख्य है। ठीक है, आंसर सी। सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा जाता है, स्केल डाउन टीचिंग, हमने बता दिया आपको, स्केल डाउन टीचिंग कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रस्तावित की गई थी। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित किया है इसको 62 में। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और आगे देखिए, सेवाकालीन प्रशिक्षण का दूसरा मॉडल क्या है। तो अच्छा, इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं पता है, लेकिन हमने जितना पढ़ा है इसको देखा है तो पहला फेस टू फेस है, दूसरा कैस्केड मॉडल है, तीसरा दूरस्थ शिक्षा है। तो ऐसा कुछ है इसमें, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो इसके लिए। तो अभी के लिए आप सी लगा सकते हो, आंसर सी लगा सकते हो। ठीक है, सी लगा सकते हो आंसर। इनमें से कौन ऐसी मॉडल शिक्षण नहीं है। तो देखो, ऐसी मॉडल शिक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए, इसको देखिए, इसका जो है वो इसमें एंगेज, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन, ये तीनों ही है। ठीक है, तीनों ही है, लेकिन इसमें ये एडुकेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, एडुकेयर नहीं है। ध्यान रखना है इसके और जो लिखा है SE नहीं है, ये इन्होंने गलत टाइप किया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रही है, 5E है, ये 5E मॉडल है, SE नहीं है, ये 5 है, 5। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने ये S लिख दिया है ना, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे हैं, सबको कंफ्यूजन रही है, हम भी पढ़ने में बड़े कंफ्यूज थे क्या है ये बताने। तो इनमें से कौन 5E मॉडल शिक्षण नहीं है। एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, लेकिन एडुकेयर नहीं है। इसकी जगह एलोबोरेट है, एलोबोरेट और इवेलुएट है। ठीक है, 2 हैं, एलोबोरेट और इवेलुएट, टोटल 5 हैं ये। ठीक है, 3 ही है और चौथा है एलोबोरेट और 5वां इवेलुएट। आगे देखिए, और देखिए, ये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भारत में प्रस्तावित की थी। ये तो अभी आया ही था, ऐसा ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1962 में। भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ। तो 1962 में प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है, 1962 में। अच्छा, एक प्रश्न और पहले था अभी, वो 1962 बताया था हमने या 72 बताया था, वो देखिए, एक प्रश्न और था शायद कहीं, क्या था वो। हाँ, ये साइकोमोटर डोमेन का वर्गीकरण किस वर्ष दिया गया था। तो ये हमने 62 बताया था, 72, इसका आंसर 72 है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका 72 आंसर है, नहीं 72 ही बताया था शायद हमने, हम पता नहीं कहाँ ही खो रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें दूरस्थ शिक्षा का 1962 है। ओके, आंसर क्या होगा, 1962। देखो, हो सकता है कि कोई आंसर कहीं का कहीं लग जाए, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे सही बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ ही हो जाता है, लग ही जाता है। तो आप बता देना हमको, यदि आपको कहीं भी किसी में भी मिस्टेक लगे तो बोल देना। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन थे। तो प्रोफेसर जीराम रेड्डी, आंसर होगा ए। आंसर जो बताए जा रहे हैं वो सही हैं, टेंशन नहीं लेना। एक आध में जिसमें कन्फ्यूजन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका ब्लेंडेड लर्निंग शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ, मतलब किसने किया। तो बोंक और ग्राहम ने किया। ठीक है, बोंक और ग्राहम ने। NCT का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो देखिए, इसमें नहीं है पूछा, ध्यान रखना। तो दिल्ली हेडक्वार्टर है, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ओके, आगे देखिए। तो ये देखिए, NCT का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है, हमने आपको बता ही दिया है, ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है।
ये क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, ठीक है। एनसीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। भैया इस फॉर को बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फॉर की जगह ऑफ हो गया बहुत सारे विद्यार्थियों का, ये भी है, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आंसर क्या होगा इसका? ए। हम लोग ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं और एक चीज़ 100 बार पढ़ लेते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आंसर लगाते टाइम कहीं का कहीं कर जाते हैं, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसका होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे देखिए, एनसीटी को स्वतंत्र दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 17 अगस्त 1995। आंसर होगा बी। नवनियुक्त शिक्षकों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में निरंतर सेवाओं के कितने वर्ष तक शामिल होना पड़ता है? तो इसमें 6 वर्ष, ये हम बता ही चुके थे आपको, 6 वर्ष तक होना पड़ता है शामिल। यूजीसी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की नियमानुसार क्या अवधि है? तो 3 महीने के लिए। आंसर क्या? 3 महीना। यानी कि देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, जो यूजीसी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ना, पहले इसकी 28 दिन थी, यानी कि 4 सप्ताह थी, लेकिन अब हो गई 21 दिन, यानी कि 3 सप्ताह। क्या? 3 सप्ताह, ध्यान रखना। पहले थी 28 दिन, अब 21 दिन, तो 21 दिन लगाए जाएंगे, यानी कि 3 सप्ताह। देखिए आंसर इसका 1 लाना, ठीक है। शिक्षक प्रभावशीलता के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो जो शिक्षक प्रभावशीलता का जो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, तो शिक्षक को तो भाई शिक्षा शास्त्र अच्छी तरह से आना चाहिए, है ना। पेडागोजी से रिलेटेड बात की जाती है तो इसका होगा पेडागोजी, दर्शन नहीं होगा इसका, पेडागोजी होगा। हाँ, पेडागोजी ही चेक किया गया है, पेडागोजी, ठीक है। आगे वो लोग जाने चेक करने वाले क्या मानेंगे, लेकिन पेडागोजी इसका आंसर मिला है। देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक का शिक्षक व्यवहार करता है, क्या करता है? अपने विषय पर महारत हासिल है, यानी कि हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट, ठीक है। आंसर होगा इसका ए। छात्रों के अनुसार एक महान अध्यापक में गुण होने चाहिए। कैसे गुण हो? वो भैया शिक्षार्थी को समझ सके, विद्यार्थी क्या चाहता है, क्या सा पढ़ना चाहता है, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, वो टीचर समझ सके, ऐसा विद्यार्थी चाहता है और होना भी चाहिए एक शिक्षक को। तो इसका होगा आंसर बी। 61 देखिए, शिक्षक के मुख्य कार्य में योजनाकार शामिल है, योजनाकार शामिल है, तो इसका आंसर होगा सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचर एज अ प्लानर इंक्लूड्स सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आंसर सी लगाएंगे इसका। शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, तो क्या सुविधाजनक है? लास्ट वाला आंसर देखिए इसका डी। उकसाना, समझदार, स्वनियंत्रित। आंसर होगा डी। एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका है, किस चीज़ में है भाई? तो एक शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, आपको पता है। आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। जब शिक्षक पाठ योजना पूर्ण कर लेता है, उसके बाद छात्रों से प्रश्न पूछता है ना, तो किस में आता है? ये मूल्यांकन में आता है, इवैल्यूएशन में। ओके, आंसर भी लगाएंगे आप उसका। मूल्यांकन में कठिनाई होती है जब आकलन भ्रमित होता है, आकलन में प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन का। किसका? टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उपकरणों का। आंसर होगा सी। शिक्षक के लिए परामर्श कौशल का ज्ञान आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है? सीखने और कल्याण में छात्रों को बढ़ावा देने में। आंसर होगा इसका ए। ये डी सीरीज है, ध्यान रखना, आपका कोई भी सीरीज हो सकती है, उसके हिसाब से आप लगा लेना। राष्ट्रीय स्तर पर, अरे कहाँ गया भाई, क्या ही चल रहा है ये। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा निकाय है। अब ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, ठीक है, नेशनल लेवल की बात की जा रही है। तो नेशनल लेवल पर एनसीटीई है, सीबीटीई नहीं है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर है। बात की जा रही है राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की, तो एनसीटी इसका आंसर सही होगा। आंसर होगा क्या? बी। एक शिक्षक का नज़रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्देशित करता है, तो वो क्या निर्देशित करता है? वो ये देखता है कि बच्चे सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आंसर होगा डी। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ उसमें डाल देना, ठीक है, छोड़ देना उसे, हम देख लेंगे एक बार दोबारा से। ये देखिए, लर्निंग दी ट्रैक्चर विद इन, किसने लिखा है? ये लिखी है जे डॉलर्स ने, ठीक है, डिलोर्स ने। आंसर होगा सी। श्रवण हानि छात्र के लिए आवश्यक है।
देखो जिनके जो कानों से नहीं सुन पा रहे हैं तो उनके लिए श्रवण परीक्षा दोगे क्या? क्या होगा उसको देकर? कि सुन तो पाता नहीं वो, तो क्या करोगे उसको सुनाकर? नहीं कर पाओगे ना। व्याख्यान प्रशिक्षण दोगे, जब सुनेगा ही नहीं तो तुम्हारे व्याख्यान कौन सुनेगा? कौन लेक्चर सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो ये तीनों तो कट ही गए आपके। अब क्या? भाषा प्रशिक्षण। भैया आप उसको भाषा ही तो सिखाओगे, लिपसिंग सिखाओगे ना, आप उसकी भाषा सीखोगे जिससे आप उसे समझा पाओ, क्योंकि सुन तो पाता नहीं है ना। तो आंसर होगा इसका बी, लैंग्वेज ट्रेनिंग। आंसर होगा बी। 71 देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य कौन सा है? तो भाई इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरी तरह से विकास होना चाहिए। आंसर होगा बी। शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र है, तो पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र क्या है इसमें? इसमें है शैक्षणिक सेवा, एजुकेशनल सर्विस। ठीक है, एजुकेशनल सर्विस। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? ये शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन, इसे देखिए। 52 में हुई थी ये, 52 में। ये वही मुदालियर आयोग है। शिक्षक शिक्षा को तकनीकी शिक्षा किसने माना है? तो शिक्षक शिक्षा को जो टेक्निकल एजुकेशन माना है वो किसने माना है? यूएसए ने माना है। आंसर होगा इसका सी। आंसर क्या होगा? सी। याद रखना, यूएसए ने माना है, ये भारत नहीं है, यूके नहीं है, यूएसए है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। ए आंसर। कब हुई थी? 85 में। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम DPEP ये कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1994 में। सी आंसर, 1994। ठीक है, अब ये देखिए, कलकत्ता आयोग को अन्य नाम से पुकारा जाता है तो इसे सैडलर आयोग बोला जाता है, सैडलर कमीशन। आंसर होगा बी। स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन करता है? तो देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है भैया, इसका आंसर बहुत करेक्टली नहीं मिल रहा है। कोई RD बता रहा है, कोई UD। फिलहाल के लिए RD लगा लो, जो होगा देखा जाएगा। अब वो लोग चेक करके बताएंगे क्या है। ठीक है, ओके। अब पता नहीं क्या है इसका आंसर, देखा जाएगा। हमने भी उसमें पता नहीं क्या बताया था। देखो इसे, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, आपको पता है। क्षेत्रीय कार्यालय कब बने थे? आपको यही पता ना, अभी बताया था 63 में बने थे वो महाविद्यालय जो थे। तो देखिए 1961। और भी क्या है? SIE का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। आंसर होगा इसका सी। आंसर होगा सी। (77) कलकत्ता आयोग को अन्य नाम से पुकारते थे। अरे ये तो हो ही गया भाई, हाँ हो तो गया, ये दोबारा आ गया। यहाँ देखिए, BS ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन दिया। क्या कुछ रह गया क्या? नहीं, ये तो हो गया, अभी हुआ ये तो, ये है। BS ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन दिया। तो जो कॉग्निटिव डोमेन दिया था इन्होंने, ये दिया था 1956 में, 1956। और न्यूपा को क्या कहा जाता है? अब नीपा कहा जाता है। 2017 से नीपा कहा जाता है। ठीक है, 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नियोक्ता था। तो आपको पता है 1948 में शिक्षा मंत्रालय नहीं था, ये सब मतलब नहीं है इसका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी। महिलाओं के लिए कौन सा विश्वविद्यालय है? केवल महिला रहती है इसमें। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय, इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ। बहुत अच्छा, अद्भुत। विश्व में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? हाँ, सबसे पहले खुली थी ओपन यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? तो वो है यूके में। कहाँ है? यूके में। ठीक है, आंसर होगा ए। वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रमों का परस्पर प्रसारण करता है? तो कौन करता है? ये करता है इग्नू। कौन करता है? इग्नू करता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के पंचकोश सिद्धांत को किसने बताया था? अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने पंचकोश सिद्धांत दिया था। सीखने के सिद्धांत के साथ संबंधवाद का प्रतिपादन किया। किसने किया था? ये कनेक्शनिज्म का। तो ये थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। ओके, शिक्षण प्रभावित होता है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि आंसर डी। शिक्षण प्रभावित होता है, इन दोनों से प्रभावित होता है शिक्षण। ठीक है, डी लगाएंगे इसका आंसर।
कोई अच्छा ये ना जो ये वाला जो है शिक्षण प्रभावित होता है, तो इसका बी आंसर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके साथ इसको नहीं नकार सकते। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रोत्साहन सहानुभूति सब दी जाती है ना, तो इससे शिक्षण बहुत प्रभावित होता है। इससे एक बोलते हैं ना रीइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, आंसर डी 90। देखिए, कोई एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, कब हो सकता है? जब वो अपने शिक्षण के प्रति सच्ची रुचि रखे तो, है ना। आंसर होगा ए आंसर होगा इसका। छात्र किस तरह के अध्यापक को पसंद करते हैं? तो भैया जो हमारी कठिनाई दूर कर दे, हमको वही टीचर पसंद आता है ना, तो ये होगा आंसर सी। आंसर क्या होगा? सी। भावात्मक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके अफेक्टिव डोमेन पूछे जा रहे हैं, तो मूल्यांकन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग सब हैं, लेकिन सी नहीं है। नहीं सुनिए, रुकिए, इसमें बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल सम्मिलित नहीं है इसमें। ओके, आगे देखिए, शिक्षण को माना जाता है, तो इसमें विज्ञान कला दोनों सही हैं, विज्ञान कला दोनों माना जाता है, लेकिन अब ये क्या मानेंगे? वैसे तो कला होना चाहिए इसमें, इन दोनों में से देखा जाए तो विज्ञान कला दोनों सही हैं, लेकिन कला होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनर्योजना सत्र की अवधि, ध्यान रखना इसमें रीप्लान की पूछा जा रहा है, तो 12 मिनट होगा इसका, रीप्लान 12 मिनट। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई ये हुई थी 24 जनवरी 1857 को। कब? यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय की पूछी जा रही है, तो 24 जनवरी 1857। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया था? यहाँ आयोग पूछा गया था। आयोग बना था 1917 में, और विद्यालय बहुत पहले बन चुका था 24 जनवरी 1857 को। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके क्वेश्चंस का लास्ट पेज है। NCTE के भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, टोटल 4। वर्तमान में NCT के अध्यक्ष कौन हैं? तो योगेश सिंह जी हैं, ये योगेश सिंह। आंसर डी होगा इसका। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण आधारित है। अब यहाँ पर रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आई है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सब इसमें सही हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट, तीनों सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। डी आंसर होगा इसका। अब ये लास्ट प्रश्न है, नकारात्मक मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित करता है, किस लिए? सही उत्तर देने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर आपके ये क्वेश्चन हो गए पूरे 100। इसमें किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आंसर को रीचेक करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा ये कि वीडियो को आगे बढ़ाना, लाइक शेयर करना, जिससे हम थोड़ा हमको अच्छा लगे और फिर हम भी आगे के लिए कर सकें। अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है 302, उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर डाले जाएंगे, है ना, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको अभी 301 में फ़ायदा मिला, ऐसे उसमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे सब अच्छा हो, है ना। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।